नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब पिछले एपिसोड में जो ये वर्णन किया गया था कि देश विभाजन, देश का बंटना, पाकिस्तान का बंटना जो है भारत के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी वो त्रासदी है। कहने का मतलब कि भारत का बंटना, पाकिस्तान का बनना, भारत के दो टुकड़े होना भारत के लिए कई रूपों में, कई आयामों और कई आयामों में इन मल्टी डायमेंशनल और दूरगामी दुख जो है या दुखों का पहाड़ झेलने वाला उसके ऊपर थोपा गया। तात्कालिक रूप में तो देश बटा और 25 से 30 लाख लोगों ने जानें गंवाई और जो जान लेने वाले थे वो कोई बाहर के नहीं थे, वो कोई यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, चीन से नहीं आए थे। यहीं आपस के ही लोग आपस में मार काट के द्वारा एक दूसरे की जान ली थी। और वो कौन लोग थे जो कि कुछ ही दिन पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई कंधा से कंधा मिलाकर वो लड़े थे। ये देखिए वो त्रासदी। और फिर पाकिस्तान बन करके और फिर पाकिस्तान से मिल करके ये नेहरू कश्मीर को एक पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया, जिसमें जो है पाकिस्तानी आतंकवादी और अलगाववादी, पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान हमदर्द ऐसे लोगों का स्वर्ग बन गया और इस देश के लिए अभिशाप हो गया। और वो कश्मीर जिसका विलय कानून सम्मत अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से हो चुका था, उस कश्मीर को तो ये इतनी बड़ी साजिश ये घोर गद्दार नेहरू ने किया था। और वो कश्मीर में आतंकवादियों का उनका कुकर्म यानी इस सीमा तक बढ़ गया था कि उसमें रहने वाले हमारे कश्मीरी पंडित को बड़े ही जघन्य अपराध के साथ और बहुत ही अपमानजनक ढंग से उनको, कश्मीरी पंडितों को अपने घर से
अब हमने अपने घर को छोड़ने को मजबूर किया गया। उन्हीं ऐसे पाले गए आतंकवादियों के द्वारा। तो फिर से समझने की जरूरत है कि जिस कश्मीर का विधि सम्मत, कानून सम्मत अंतिम और पूर्ण रूप से विलय भारत में हो चुका था, उस कश्मीर को इस गद्दार नेहरू ने कश्मीर का पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया। इसको विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया है। जरूरत पड़ेगी तो फिर से बताया भी जाएगा, जिसमें कि आतंकवादी, अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी तत्वों का वो स्वर्ग बन गया। और आतंकवादियों की कृतियाँ, उसके यानी कुकर्म इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा घाटी कश्मीर से। और यही नहीं, जिस दिन ये उनको छोड़ने वाली बात थी, उसके एक आध दिन पहले 25 से 30 कश्मीरी पंडितों की निर्मम और जघन्य हत्या की थी इन्हीं आतंकवादियों ने। और हत्या के बाद मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ये ऐलान किए जा रहे थे। अच्छा, कश्मीरी पंडितों को ये कश्मीरी पंडित भी नहीं बोलते थे, तो बोलते थे इंडियंस। ये इंडियंस अपने जान की सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद को और अपनी औरतों और बच्चों और बेटियों को छोड़ के चले जाए। इतना जो है अपमानजनक बातें लाउड स्पीकर से, माने मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ये घोषणाएं की जा रही थी। किनके द्वारा? उन आतंकवादियों के द्वारा। और कौन आतंकवादी? जो गद्दार नेहरू के द्वारा कश्मीर में, वो कश्मीर जो कि पाकिस्तान का उसने उपनिवेश बना दिया था। और इन सारे भारत विरोधी यानी अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, पाकिस्तान परस्त का, पाकिस्तान हमदर्दों का स्वर्ग बना दिया इस गद्दार नेहरू ने। तो उसी में ये पाले हुए आतंकवादियों ने इस तरह से हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों को इतने घिनौने तरीके से, इतने अपमानजनक और जघन्य हत्या करके वो निकाला गया। आश्चर्य और सबसे बड़े दुख की बात ये होती है कि जब भी कश्मीरी पंडितों का ये वर्णन आता है कि किस प्रकार उनको घाटी कश्मीर से उनको निकाला गया, तो उस गद्दार नेहरू जिसकी वजह से कश्मीर को पाकिस्तान का उपनिवेश बनाया गया था, न तो उसका वर्णन किया जाता है। और जितने भी ये उस पर परिचर्चा करने वाले या पैनल में भाग लेने वाले और कोई भी परिचर्चा होती है, नेहरू का यानी गद्दार नेहरू का जिक्र करने में इन समूहों की गिग्गी बंद हो जाती है। ये मानसिकता, इस मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है। इस तरह की मानसिकता जो है ये बनाई गई है हमारे आपके दिलों में, खास करके भौतिक वर्ग के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ठूसी गई है कि गद्दार नेहरू का नाम लेने में इन सबों की वो गिग्गी बंद हो जाती है। जबकि यथार्थ हकीकत है कि वो जो ये आतंकवाद से लेकर के हम और हमारे करीब 50,000 तो लोग मारे गए।
हमारे सुरक्षाकर्मी और हमारे देश के लोग जो कश्मीर में हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी मारे गए, ये सारा जो है वो उस कश्मीर में हुआ जिस कश्मीर को गद्दार नेहरू ने पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया था। पाकिस्तान का उपनिवेश बनाने में इसकी बहुत लंबी साजिश है, जिसको किसी एपिसोड में बताया गया था। अब इसमें बताना मुमकिन नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से वो बताया जाएगा। तो नेहरू का नाम जो है बिल्कुल नहीं लिया जाता। ये इस मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है और देश के लोग जाने कि किस तरह की मानसिकता को विकसित किया गया है हमारे आपको कि दिलो दिमाग पर, मानसिकता पर, और विशेष करके बौद्धिक वर्ग की मेंटल कंडीशनिंग की गई है कि उस गद्दार नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं लेते हैं। और ख़ास करके मैंने आलम यह है कि जो जी न्यूज़ जैसे, रिपब्लिक भारत जैसे, इंडिया टीवी जैसे चैनल जो है, जो कि अपने को बहुत देशभक्त और राष्ट्रभक्त के रूप में पेश करने की कोशिश और दम भरते हैं, वो भी नेहरू का जब नाम आता है और उसके बड़े बड़े एंकर जैसे वो सुधीर चौधरी, बस उसकी उन समूह की घी बंद हो जाती है, वो पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। तो नेहरू ने तो गद्दारी किया ही, देश भी बंटवाया, पाकिस्तान भी बनवाया और कश्मीर को पाकिस्तान का उपनिवेश भी बनवाया। अब इसके बाद वो पाकिस्तान, टुकड़ा पाकिस्तान जो है, बस जब टुकड़ा निकला तो जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। अमेरिका ने सन 65 में पैटर्न टैंक दिया और पूरी दुनिया के सामने एक घोषणा किया कि ये पैटर्न टैंक जो है पूर्णतः मन अजेय हैं, इनविंसिबल हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता, इनको और जो है और इनको कोई तोड़ नहीं सकता। उस तरह का पैटर्न टैंक अमेरिका ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तान के लोग कहते थे कि अब तो हम, अच्छा उसमें राजधानी रावलपिंडी थी, वो इस्लामाबाद नहीं थी, अब तो हम रावलपिंडी से पैटर्न टैंक में बैठेंगे और सीधे जाकर जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। इस तरह की अवधारणा थी। वो जो पैटर्न टैंक दिया था अमेरिका ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान को, और ये पूरी दुनिया के सामने घोषणा किया था ये पैटर्न टैंक जो है अजेय हैं, इनविंसिबल हैं और इनको कोई तोड़ नहीं सकता। भारत ने कैसे कैसे उसका मुकाबला किया और उस पैटर्न टैंक को उसी युद्ध के मैदान में इस तरह खिलौने की तरह तोड़ा, और यहाँ तक कि हमारे वीर अब्दुल हमीद ने उसको अपनी जीप पर वो तोप रख के तोड़ा। तब उसका गुमान मैंने पाकिस्तान का गुमान तो गया ही, अमेरिका के भी गुमान को तोड़ा जो है हमारे वीर अब्दुल हमीद ने। ये इसलिए वर्णन किया जा रहा है कि भारत विभाजन जो किया गया, पाकिस्तान जो बना, सिर्फ दो टुकड़े नहीं हुए। भारत का माने वो अनंत काल तक कई आयामों में इन मल्टी डायमेंशनल में, मल्टी डायरेक्शनल में इसके दुखों का पहाड़ जो है वो थोपा गया भारत पे। ये तो सारी चीज़ें तो वो यूट्यूब के माध्यम से बताना मुमकिन नहीं है, और जो 25 से 30 लाख लोगों की जो जाने गई तो वो जान लेने वाले कोई भारत के बाहर के नहीं थे, ये आपस में ही। और कौन आपस में? वही भाई, वही हिंदू मुस्लिम, जो कि कुछ ही दिन पहले
अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जो है साथ साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे। ये सारी बातें जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू जानते थे कि जब देश बटेगा तो इस तरह का जो है खामियाजा, इस तरह का नरसंहार, इस तरह की जीनोसाइड, आपस में मारकाट जरूर होगी। लेकिन सत्ता की इतनी भूख उसकी नेहरू की, और सत्ता पर बिठाने की जो मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश, इसका भी एक वीडियो बना कर दिया जाएगा कि आखिर ये गांधी जो है सिर्फ नेहरू को ही सत्ता दिलाना क्यों चाहता था। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। तो उस साजिश के विषय में भी एक किसी यूट्यूब में बना करके दिया जाएगा कि ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था, वह सिर्फ नेहरू को ही, जो जानता था कि ये नेहरू जो है इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गद्दार है, लेकिन ये जानते हुए भी, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानता था, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जानते हुए भी, लेकिन उसी को सत्ता दिलाने के लिए, उसी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा जो है अभिशाप इस देश के लिए, लोगों की जान जाना, 25 से 30 लाख से अधिक लोगों की जान जाना, आपस में ही मार काट करके 3 करोड़ लोगों की, 3 करोड़ से ऊपर लोगों का घर उजड़ना, और उसके बाद पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी भारत विरोधी ताकतों के गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ जो है अभिशाप थोपना। 3 लड़ाई, उस लड़ाई में सारे हथियार जो है वो अमेरिका के द्वारा दिए गए थे। आज जो चीन के मामले में अमेरिका साथ में आया है, भारत को जरूर जानना चाहिए कि इस अमेरिका का भरोसा बिल्कुल नहीं है। एक वीडियो में मैं देख रहा था, ये सिद्धांत है कि जो सबका दोस्त, जो सबके दोस्त का दम भरता है, वह किसी का दोस्त नहीं है। वो सऊदी अरेबिया का भी दोस्त बनना चाहता है। अमेरिका जो है वो इजराइल का भी दोस्त बनना चाहता है, यूरोप का भी दोस्त बनना चाहता है, वो ब्रिटेन का भी दोस्त बनना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया का भी दोस्त बनना चाहता है, ताइवान का भी दोस्त बनना चाहता है, और भारत का भी दोस्त बनना चाहता है। तो जो सबका दोस्त बनना चाहता है या दोस्त बनने का दिखावा करता है, वास्तव में वह किसी का भी दोस्त नहीं है। तो खैर, भारत को अपने बूते पर अपनी ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है, और उस ताकत को बढ़ाने के लिए देश विरोधी ताकतों को विनाश करना होगा। ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। अब इसको कौन लोग वोट दे रहे हैं, उन्हीं को जगाने के लिए जो है ये भारतीय जनता दल ने मुहिम चलाई है कि इस अभिशाप को कम से कम वोट के माध्यम से जिंदा मत करिए, इसका नाश करना है। तो बात चल रही थी भारत के विभाजन की, तो जिसमें ये 1947 में सत्ता की ये खींचतान चल रही थी, तो देश बड़े सकते में पड़ा। सोचा कि भाई कि आखिर इसको कौन बचाएगा, देश बंटने से कौन बचाएगा। तो और एक तो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि अरुणा आसिफ अली ने बहुत कोशिश किया गांधी के साथ कि भाई ये जो एकता का माहौल आया है, जो INA के ट्रायल के चलते, उसका इस्तेमाल किया जाए कि देश बटे न, और आंदोलन किया जाए, धरने पर बैठा जाए, आमरण अनशन किया जाए इत्यादि। लेकिन वो गांधी यानी तमाम कुतर्क पेश करके उनकी जो रिक्वेस्ट थी, उनका जो निवेदन था, प्रस्ताव था, अरुणा आसिफ अली जो बहुत कद्दावर नेता थी, वो उसने टाल दिया।
तो देश बड़े सख्ते में पड़ गया कि भाई देश बंटने जा रहा है, किसको बुलाया जाए। तो दो ही तरह की मांग थी, दो ही तरह का वो माने उनको आशा की किरण दिखाई देती कि कैसे देश बंटने से बच सकता है। अब उस समय के अखबारों में आता था कि अरे सुभाष तुम कहाँ हो, ये देश के दुश्मन जो है, इस देश के दुश्मन इस देश को बांटने पर तुले हुए हैं, बराबर आता था। लेकिन देश को क्या उस समय मालूम था, मीडिया को क्या मालूम था, यही गद्दार नेहरू हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस में स्टालिन की सहायता से वो साइबेरिया के घने जंगलों के किसी जेल में बंद करवा करके बड़ी निर्मम यात्रा दे करके उनको मरवा दिया था, यही गद्दार नेहरू। और साजिश इसने किया कि एक कहानी झूठी बनवाए कि वो तो जो जहाज़ चला था वहाँ से जापान से और किसी ताइवान या फार्मूसा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसी में उनकी मृत्यु हो गई, ताकि इसकी वो साजिश जो कि रूस के स्टालिन से मिल करके रूस में या साइबेरिया के जंगलों में जो जेल है उसमें मरवाया था, उसकी ओर किसी का ध्यान न जाए। तो इतना बड़ा गद्दार था ये नेहरू। तो और उसके बाद तो कई कमीशन बने हैं, मैंने कि एक वो शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, और उन्होंने उस पर ठप्पा लगा। बाद में एनडीए की सरकार आई तो पटना हाई कोर्ट के आदेश से जो है मुखर्जी कमीशन बना। मुखर्जी कमीशन ने ये कहा कि भाई कि ये जो कहानी रची गई है कि वो हवाई जहाज़ की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, ये सही नहीं। यहाँ तक तो मैंने कमीशन द्वारा स्थापित हो गया। लेकिन फिर भी अभी वो मैंने हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसी हुई, अभी भी उसको अभी ये चीज़ जो है पूरे देश को जानना बाकी है। तो फिर उसी पर आ जाइए कि देश ये बिल्कुल पुकार रहा था कि अरे भाई सुभाष तुम कहाँ हो, ये देश के दुश्मन ये देश को बांटना चाहते हैं, आकर के देश को बंटने से बचाओ। उसमें एक अखबार ये कर रहे थे। दूसरी ओर एक हमारा खुद का तजुर्बा है, और वो तजुर्बा इसलिए है कि जब भी इस विषय में हम सुना करते थे, मान लीजिए हम 18-19 वर्ष के हैं और हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा करते थे, तो ये दो बातें कही जाती थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और वो देश बटा और 25 से 30 लाख लोगों का नरसंहार हुआ। यह हमारे जहन में पछता नहीं था कि भाई ये कैसी आज़ादी जिसमें 25 से 30 लाख हमारे ही देश के लोगों का हत्या हो, नरसंहार हो। उसको कौन है जो कि इसको आज़ादी का नाम दे रहा है, ये मेरे दिमाग में पता नहीं था। अधिक से अधिक जो सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन आज़ादी कैसी। तो मैं उस समय के लोग जो है, जो कि जिनकी उम्र 60-70 साल थी उस समय, ये कब की बात है, मैं करीब 70 के दशक में या उसी के आसपास 70 के दशक में, मान लें 1971, 1970 या 1969, यानी 1969, 1971, 1970 के आसपास मैं कई लोगों से ये जिक्र किया, ये पूछा कि भाई बताइए तमाशा क्या था। ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यानी जिस घटना के अंतर्गत जो है हमारे 25 से 30 लाख लोग हलाक हो गए हैं, अब हमें जाने देती हैं, मारकाट मची है।
और 3 करोड़ से ऊपर लोगों का घर उजड़ा है, और उसको नाम दिया जा रहा है कि आज़ादी मिली। तो बात क्या है? तो काफ़ी लोगों ने बताया, जरा इसको पूरा देश यकीन करे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जरा बड़े गौर से समझे। तो लोग बताते थे, तो एक जानकार भी था, वो बता रहा था कि जिसमें ये सत्ता की छीना झपटी हो रही थी, तो जिन्ना साहब का जो मेडिकल सेक्रेटरी है, उसने कांग्रेसियों को एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी कि इस जिन्ना साहब को बोन टीबी यानी हड्डी में टीबी हुई है। और इस प्रकार उसने इशारा भी किया था कि ये कुछ ही दिनों के लिए, या वो कुछ ही वक्त के लिए, वो वक्त दिन में भी हो सकता है, महीना में भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही वक्त के मेहमान। तो मेडिकल सेक्रेटरी के इस तरह से चिट्ठी लिखने का, जो चिट्ठी लिखा था मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को, यही था कि भाई इनको देश का प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों के मेहमान है। आज सबसे बड़ा फायदा है कि जो ये देश बंटने का जो खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, उस खतरे से भारत बच जाएगा। और वो चिट्ठी जो है किसी भी तरीके से वो सार्वजनिक हो गई थी और सबको मालूम हो गई थी पूरे देश में। तो पूरा देश, कुछ अपवाद को छोड़कर, हमारे देश की अवाम, हमारे देश के लोग इस मत के हो गए थे कि भाई प्रधानमंत्री इस देश का जिन्ना को ही बनना चाहिए, और उससे सबसे बड़ा फायदा है कि देश बंटने के खतरे से बच जाएगा। और वो ये जिन्ना साहब जो है कुछ ही वक्त के मेहमान। ये बात जो है औसतन हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में बैठी हुई थी, और उनका मत था कि प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए। ये तथ्य जो है पूरे देश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, क्योंकि ये हमारा खुद का आजमाया हुआ है, सन 1969-70-71 के आसपास कई लोगों से पूछताछ करके शायद, और उसमें उनकी उम्र जो है 70-72 के आसपास थी, शायद अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। तो पूरा देश चाह रहा था जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री के रूप में, और कांग्रेस पार्टी चाह रही थी सरदार पटेल, जैसा बताया गया। तो लेकिन पटेल को दाब करके इसने आगे, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने ये इनको आगे किया, नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष वो बनवाने के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस अध्यक्ष उसमें रहता वही अंतरिम मंत्रिमंडल मतलब इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। तो अब जरा से इन दोनों नज़ारों पर जो राष्ट्रीय परिदृश्य था, नेशनल सिनेरियो था, कि देश की आवाम कुछ अपवादों को छोड़ करके वो जिन्ना साहब को जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री के पक्ष में थी, बनने के पक्ष में थी। कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, और कांग्रेस में तो एक आदमी भी सपोर्ट में नहीं था, यानी एक भी प्रांतीय इकाई ने उसको समर्थन दिया ही नहीं था, पूरी कांग्रेस। ऐसे जिसकी कहीं कोई संभावना नहीं है, कहीं कोई समर्थन नहीं है, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने देश के ऊपर थोपा, साजिश कर। और उसमें जब ये शर्त आई कि भाई ये बगैर देश को बांटे हुए संभव नहीं होगा, और वो लॉर्ड माउंटबेटन जो उसमें गवर्नर जनरल था, वो अपना कंधा साफ करने के लिए जब उसने ये शर्त रखी, भाई तभी संभव होगा जबकि कांग्रेस पार्टी खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास करे। और जब ये खबर मैंने लोगों को लगी,
कि भाई वो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई देश तभी बढ़ सकता है, और स्पष्ट हो गया था कि देश को बांट करके ही नेहरू प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों कि इन समूह की साजिश ये थी कि एक जो ये पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने का ये बात चल जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो इस तरह से चीना झपटी है, उसमें इस जिन्ना को एक टुकड़ा थमा करके उसको शांत करने की कोशिश की जाए, और एक टुकड़ा बना कि एक उसको बांट करके। तो इस प्रकार इन दोनों ने ठान लिया था, गद्दार वो मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू ने ये ठान लिया था कि देश को बांट करके एक टुकड़ा पाकिस्तान निकाल करके और वो जिन्ना को थमा करके उसको शांत करके ही जो है नेहरू जो है इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये बात जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने यानी इन दोनों को समझा दिया था, लेकिन कहा था कि भाई ये चीज़ जो है वो कांग्रेस में प्रस्ताव के रूप में वो मेरे पास आनी चाहिए। तो जब ये खबर देश के लोगों को लगी कि भाई माउंटबेटन ने कहा कि भाई देश तभी बढ़ सकता है जबकि कांग्रेस खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास करे, तो देश बड़े काफ़ी राहत महसूस करने लगा कि कांग्रेस तो किसी भी हालत में कभी भी देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर ही नहीं सकती है। क्यों कि कम से कम उसने मुखौटा तो लगाया था ना, मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। तो कैसे वो सरेआम जो है देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर सकती है? ये काफ़ी लोगों को भरोसा था, लेकिन लोगों का भरोसा टूट गया जब वही गांधी पूरी कांग्रेस को दबाव में लेकर के देश को बांटने का प्रस्ताव पास करवाया। और उसने चाल क्या चली कि लोगों को ये बताया कि भाई यदि प्रस्ताव पास नहीं होगा तो नेहरू प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, इसलिए कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा एक टुकड़ा दे करके, और यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बना नेहरू, तो नेहरू ने धमकी दिया है कि वो कांग्रेस को तोड़ देगा। अब वो कैसे समझाने में कामयाब हो गया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि उन कांग्रेसियों को कि भाई उन कांग्रेसियों को देश टूटना कबूल हो गया, मैंने आने देश को तोड़ करके कांग्रेस बचाना कबूल हो गया। उनमें किसी कांग्रेसी में ये भावना नहीं आई कि भाई कांग्रेस भले टूट जाए, भले मर जाए, भले समाप्त हो जाए, देश बच जाए, ये भावना वो कांग्रेस में नहीं आई। और न ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ऐसा तर्क, ऐसा विचार, ये भावना आने नहीं दिया कि कांग्रेस रहे न रहे, टुकड़े हो जाए और इस नेहरू का कुछ भी हो जाए, लेकिन देश नहीं बंटना चाहिए। लेकिन सारी बातों को दफन कर दिया गया और उस नेहरू की इनकी महत्वाकांक्षा और नेहरू की वो प्रधानमंत्री बनने की हवस और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की इस नेहरू को सत्ता दिलाने की साजिश इतनी हावी थी कि कांग्रेस के लोग पूरे दबाव में आकर के देश को बांटने का प्रस्ताव जो है उनको पास करना पड़ा। अब ये भी सवाल उठता है कि इसी कांग्रेस ने ही गांधी के दबाव में ही सही, इसी कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया है। ये बिल्कुल सच्चाई है। अब इस पर सवाल भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, इतना आप सभी लोग विश्वास करिए
कि कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया था। तो जब कांग्रेस खुद इस देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है तो ये उसका इल्ज़ाम जो है किसी और के मत्थे, यानी किस अधिकार से मर सकती है। तब भी इसने साजिश किया कि देश को जो है दुनिया सामने बांटा। इस पर और भी ये विस्तार से बताया जाएगा कि देश को बांटने वाले गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार वो नेहरू था। और साजिश क्या किया कि जिन्ना साहब ने वो देश को बांटा। और देखिए, जो शातिर किस्म के अपराधी होते हैं, कभी कभी फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे कि जिसकी सहायता से यदि कोई उनका साजिश करके कोई उपलब्धि उनको मिल जाती है, हासिल कर लेते हैं, या किसी अपराध में काम हो जाते हैं किसी की सहायता से, या जिस सीढ़ी, मान लीजिए जिस सीढ़ी के द्वारा, तो सबसे पहले उस सीढ़ी को ही कोई समाप्त कर दे। क्यों? हो सकता है कि उसका मुंह खुल जाए कभी। तो जिस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी रूपी सीढ़ी के द्वारा नेहरू प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनने के बाद यही उसको मरवाया, मोहनदास करमचंद गांधी को। और आरएसएस तो पहले से बैठी हुई थी, जो है वो मोहरा बनने के लिए, तो बलि का बकरा बनाने के लिए आरएसएस ने थमा दिया इनको गोट से। लो इसी पे मर दो, ये कुछ भी नहीं बोलेगा, बस यही बोलेगा कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि भाई उसने तो 2 ही 3 गोलियां चलाई थी, 4 गोली कैसे लगी, दूसरी और चौथी गोली जो वो किसने चलाई। और उस गांधी के मरने के पहले कई आक्रमण हो चुके थे, इसका संगत हो चुका था कि उसकी जान को खतरा है। ये जानते हुए भी उस नेहरू ने कोई सुरक्षा है की व्यवस्था उस मोहनदास करमचंद गांधी के लिए नहीं की। ये भी सबसे बड़ा वो प्रमाण है। अब देखिए, ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें मैं फिर थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी जो है देश को धोखा देता रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान इसने बनवा दिया। इसने देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, देश के भरोसे को तोड़ा। ऐसे विश्वासघाती को, ऐसे गद्दार को, और जिसकी वजह से 25 से 30 लाख लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, जितना नरसंहार हो रहा है, 3 करोड़ से लोग घर उजड़ रहे हैं, वो अहिंसा का पुजारी कैसे हो सकता है? बनाया सब अहिंसा के पुजारी। देखिए, तमाम वो भजन आती रहे कि वैष्णव वजह जो ऐसे जो कहिए पीर पराई जानी रे, तमाम धुन जो भोपू है ना, सरकारी भोपू दूरदर्शन जो आता रहता है, पूरी दुनिया में घुमाया। और भारत के हर एक ईंट पत्थर पर गांधी। कौन गांधी? जो इस देश के साथ विश्वासघात किया, उस भरोसे को तोड़ा कि भाई पाकिस्तान उसकी लाश पर बनेगा। और साजिश करके नेहरू को, गद्दार नेहरू को, जो कि सबसे बड़ा इस देश का दुश्मन था, उसको सत्ता दिलवाई। और इतने लोगों की हत्याएं, इतने लोगों के घर उजड़ना, इसके पहले जो है सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश करके वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ भी गद्दारी इसने की। अंग्रेज़ों की सहायता किया भारतीयों को जो है उसकी सेना में भर्ती कराने का।
हमारे जो अमर शहीद थे, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव राजगुरु को 12 घंटे पहले मरने की सलाह दे आया वायसराय लॉर्ड इरविन को। तमाम गद्दारियाँ हैं इसकी। क्या यह देश जाने के बाद भी उसको राष्ट्रपिता के रूप में कबूल करेगा? इस पर आप लोग जरा ईमानदारी से मंथन करिए। और इन्हीं आवश्यक ये विषय कुछ लंबा हो गया है, इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।